हेलो स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा और थोड़ा सा एम्बिगियस भी लगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखो। एक स्पेरिकल शेप का बलून है, तो इसकी रेडियस दी है आर, तो इसकी रेडियस है कैपिटल आर। इसने बोला है कि इस बलून को एक होल कर दिया, तो होल करने के बाद यहाँ से इसके अंदर जो भी गैस है वो गैस निकल के जाएगा बाहर। तो गैस की वेलोसिटी है v। तो कुछ देर बाद ये बलून पूरी तरीके से डिफ्लेट हो जाएगा, और जो भी डिफ्लेशन का टाइम है कैपिटल टी, उसका रिलेशन दिया है कि कैपिटल टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। एस है यहाँ पे सरफेस टेंशन, ए है एरिया, रो है डेंसिटी, और आर है रेडियस। तो हमें निकालना है ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू। और इसके साथ उसने ये भी बोला है कि कुछ देर बाद बलून की रेडियस थोड़ी सी घट जाएगी। मान लो किसी इंटरमीडिएट टाइम पे ये बलून की रेडियस जो है वो है स्मॉल आर, ये रेडियस है स्मॉल आर। तो इस केस में यहां से जो एयर बाहर निकल के जा रहा है उसकी वेलोसिटी है v ऑफ r, और ये रेडियस है स्मॉल r। तो इसने ये बोला है कि v ऑफ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर a। तो कांस्टेंट a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये भी उसने बोला है। तो यहाँ पे a की वैल्यू निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन बिना a की वैल्यू निकाले भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें t के और ये राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को इक्वेट करना पड़ेगा। So as per the given question, t is directly proportional to s to the power alpha, t to the power beta, rho to the power gamma and r to the power delta। इसको हम लिख सकते हैं t equal to some proportionality constant into s to the power alpha, t to the power beta, rho to the power gamma and r to the power delta। अब दोनों साइड के हम डायमेंशंस लिखेंगे। एक और चीज, यहाँ पे जो कांस्टेंट k दिया है वो हमें डायमेंशनलेस अज्यूम करना पड़ेगा। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो हमेशा डायमेंशनलेस रहता है। नहीं, ऐसी चीज नहीं होती है। केक के डायमेंशन हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों चीजें पॉसिबल है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, उसमें हम बोलते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकल के आता है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पे इस जी के क्या डायमेंशन होते हैं? हाँ, यहाँ पे जी के डायमेंशन होते हैं। जी का अगर आप यूनिट निकालना चाहो तो इसका यूनिट रहता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो दिस जी इज हैविंग सम डायमेंशन। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के डायमेंशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों चीजें पॉसिबल है। अब इस केस में हमें के डायमेंशन नॉन जीरो, सॉरी के डायमेंशन जीरो अज्यूम करने पड़ेंगे, बिना उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो ही नहीं पाएगा। ये चीज इस क्वेश्चन में मेंशन करनी चाहिए थी, लेकिन पेपर सेटर ने मेंशन नहीं की है। तो दिस इज लिटिल एम्बिग्यूअस थिंग व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे हमें के को डायमेंशनलेस अज्यूम करना पड़ेगा। तो टाइम के डायमेंशन आएंगे m टू द पावर जीरो, l टू द पावर जीरो, t। के को हमें डायमेंशनलेस अज्यूम करना है। सरफेस टेंशन के डायमेंशन रहते हैं m t माइनस टू, इसका पावर अल्फा। एरिया के डायमेंशन l स्क्वायर, इसका पावर बीटा। डेंसिटी के डायमेंशन m l माइनस थ्री, इसका पावर गामा। और आर का डायमेंशन एल, और उसका पावर डेल्टा। अगर हम दोनों साइड पे सिर्फ एम के डायमेंशन को इक्वेट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे एम का डायमेंशन आएगा जीरो। सो राइट हैंड साइड पे एम दो जगह पे प्रेजेंट है, तो दोनों जगह पे एम का पावर है वन। लेकिन पहले केस में ब्रैकेट का पावर है अल्फा और दूसरे केस में ब्रैकेट का पावर है गामा। यानी कि टोटल एम का पावर हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। तो इस इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस गामा की सम ये जीरो होनी चाहिए। तो ये चेक करते हैं पहले। तो ऑप्शन वन में अल्फा है वन बाई टू, गामा है वन बाई टू, सम जीरो नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन टू में अल्फा है वन बाई टू, गामा है वन, यहाँ पे भी सम जीरो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन थ्री में अल्फा है माइनस वन बाई टू और गामा है माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे भी सम जीरो नहीं आएगी, तो दिस इज ऑल्सो नॉट आंसर। तो चार आंसर होना चाहिए।
ऑप्शन 4 में अल्फा की वैल्यू है -1/2 और गामा की वैल्यू है 1/2, तो इनका सम है 0, सो दिस इज करेक्ट आंसर। एक और चीज, इस क्वेश्चन में उसने ए की भी वैल्यू पूछी है, लेकिन बिना ए की वैल्यू निकाले भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में सिर्फ वो ए की वैल्यू अगर पूछता तो ये क्वेश्चन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनता। ए की वैल्यू निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये डायमेंशन वाली ट्रिक हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि v को v इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k इंटू आर टू द पावर a। अब यहाँ पे हम k को डायमेंशनलेस अज्यूम नहीं कर सकते, k के कुछ ना कुछ डायमेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर k को डायमेंशनलेस अज्यूम किया तो क्या होगा, देखो v के डायमेंशन है l p-1, अगर k को हमने डायमेंशनलेस अज्यूम किया तो r का डायमेंशन है a, उसका पावर हो जाएगा t। तो यहाँ पे t के डायमेंशन बैलेंस हो ही नहीं सकते, इसका मतलब k के डायमेंशन है, इसको हम डायमेंशनलेस नहीं मान सकते। तो वही चीज मैं पहले भी बोल रहा था कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहता है उसके डायमेंशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब इस केस में ए की वैल्यू कैसे निकालनी चाहिए, तो उसके लिए हमें सरफेस टेंशन का कंसेप्ट और बर्नौलीज इक्वेशन, इन दोनों का यूज करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं अगले स्लाइड पे देखते हैं। तो मान लो ये है स्पेरिकल बलून, इसको हम डिफ्लेट कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा होल बना दिया और वहां से एयर बाहर जा रहा है। तो स्ट्रीमलाइन पैटर्न कुछ ऐसा होगा, सभी डायरेक्शन से एयर ऐसा कन्वर्ज होके बाहर निकलेगा। तो बलून के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, इनमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लो ये अंदर का प्रेशर है P1, बाहर का प्रेशर है P2, इनमें हम रिलेशन निकाल सकते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से। तो अगर हम 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं, एज पर बर्नौलीज इक्वेशन विल गेट P1 प्लस रो 1 V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी Z1 इक्वल टू P2 प्लस रो 2 V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी Z2। अब Z1 और Z2 ऑलमोस्ट सेम है तो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट 1 पे एरिया पॉइंट 2 के एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है, यहाँ पे एरिया कम है। तो V1 की वेलोसिटी V2 के कंपैरिजन में कम होगी। तो A1 is much greater than A2, so this implies V1 is much less than V2। तो V1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो V1 will take approximately equal to 0। तो बर्नौलीज इक्वेशन बनेगा फिर P1 इक्वल टू P2 प्लस रो 2 इंटू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो P1 माइनस P2 का इक्वेशन आएगा रो 2 इंटू V2 स्क्वायर बाय 2। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब बलून के अक्रॉस का प्रेशर डिफरेंस हम सरफेस टेंशन के एनालॉजी से भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई हम लिक्विड ड्रॉप लेते हैं, मान लो ये लिक्विड का ड्रॉप है, तो लिक्विड ड्रॉप के सरफेस में भी सरफेस टेंशन प्रेजेंट रहता है। सो दिस लिक्विड ड्रॉप विल आल्सो बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक रबर बलून। तो लिक्विड ड्रॉप के केस में भी अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर, इनमें डिफरेंस रहता है, और ये प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी यानी कि P1 माइनस P2 ये रहता है 2 टाइम्स सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय आर। तो इस रबर बलून के केस में जो बलून का सरफेस है उसके अंदर का टेंशन एस मेंशन किया है। तो बाय यूजिंग एनालॉजी ऑफ सरफेस टेंशन, by using analogy of surface tension, so we can write P1 minus P2 equal to 2 times of S by R for balloon। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर। इन दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं 1 और 2 को, सो रो 2 इंटू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R
आ जाएगा 2s रूट टू इंटू V2 स्क्वायर बाई 2, सॉरी आर नहीं है 2, आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाय आर। तो इससे V2 की वैल्यू निकलेगी 4 टाइम्स ऑफ s डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू आर, यानी कि V हो जाएगा 2 इंटू एस बाय रो आर। सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -1/2। तो ये -1/2, दिस विल बी अवर a। तो ये तो बोला था पिछले स्लाइड में, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है उसने कि वेलोसिटी को r टू द पावर, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर e, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसके साथ हम कंपेयर करते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर -1/2 और v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर a, तो a की वैल्यू निकल के आएगी -1/2, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था, तो मुझे एक रिसर्च आर्टिकल मिला जहाँ पे डिफ्लेशन टाइम कैसे निकालते हैं, क्योंकि टाइम टी है, डिफ्लेशन टाइम ये कैसे निकालते हैं इसके बारे में लिखा गया था। तो मैं आर्टिकल जस्ट आपके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए शेयर करता हूँ। तो ये आर्टिकल है, दिस इज द नेम ऑफ द पेपर। ओके, सो डिफ्लेशन टाइम, सो ये काफी लंबा आर्टिकल है, इसमें काफी थ्योरी है। सो फाइनली डिफ्लेशन टाइम का फॉर्मूला ये निकल के आता है, टाउ इक्वल टू 4 पाई/7a रूट रो बाय गामा, गामा यहाँ पे सरफेस टेंशन है, और r टू द पावर 7/2। इसको मैं कॉपी करके लेता हूँ। ये फॉर्मूला इसका, इसके इधर रखेंगे, देखो तो यहाँ पे देखो, तो a का पावर -1, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर -1। अब उसी सीक्वेंस में लिखता हूँ, ये गामा यानी कि सरफेस टेंशन है s, तो s का पावर क्या होगा, s टू द पावर -1/2 होगा, क्योंकि ये गामा डिनोमिनेटर में है और रूट में है। तो फिर एरिया का पावर हो जाएगा -1, एरिया इधर डिनोमिनेटर में है। डेंसिटी का पावर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और आर का पावर हो जाएगा 7/2। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम ये पावर्स देखते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इनकी वैल्यू भी एग्जैक्टली वही है। I hope you understood this solution. If you like my explanation, please like my video and try to consider subscribing my channel. Thank you very much.